मैं आकांक्षा शर्मा भोपाल से। मैं योगा की क्लासेस लेती हूँ भोपाल में। डॉक्टर्स को योग कराती हूँ बेसिकली। और पीएचडी मेरा प्रेगनेंसी योगा में है, तो मैं प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स को भी लेती हूँ। प्री नेटल, पोस्ट नेटल एंड आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद वाले जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन सब पर मैं काम करती हूँ। आकांक्षा जी, अब 21 जून आने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी आह्वान किया मन की बात में कि अब जिन लोगों ने योग को अभी तक नहीं अपनाया है, कृपया वो भी अपनाएं, क्योंकि योग के अपने फ़ायदे हैं। आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल को एक बैलेंस करने में योग मदद करता है। योग के संबंध में आपकी राय पूछी जाए तो क्या कहेंगे? योग जो है वो स्वस्थ जीवन शैली है। योग आप आजकल आपने सुना होगा कि योग को पर्टिकुलर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। उससे ज़्यादा मैं आपसे ये कहूँगी कि योग को बीमार करने से पहले अपनाएं। योग की जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर आप उनको सही समय पर प्रारंभ करते हैं, योगाभ्यास आप सही समय पर शुरू करते हैं, तो योग आपको बीमार नहीं होने देता। आप बीमार होने के बाद योग में आते हैं तो योग की बहुत सारी क्रियाएं, आसन, बहुत सारे श्वास प्रश्वास से संबंधित क्रियाएं हैं, वो आपसे करते ही नहीं बनेंगी। तो प्रयास कीजिए कि योग को बीमार होने से पहले अपनाइए। योग एक स्वस्थ जीवन शैली है, अनुशासित जीवन शैली है। आकांक्षा जी, आप तकरीबन कितने सालों से योग की एक ट्रेनर के रूप में काम कर रही हैं और आपने लोगों की क्या परिवर्तन आपने देखा है लोगों को जब उन्होंने योग को अपनाया? मुझे योग के क्षेत्र में काम करते हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और कई सारे लोगों को, जो मैंने गिना भी नहीं है, इतने लोगों को मैंने आज तक योगाभ्यास कराया है और लगभग सभी बीमारियों को मैंने रिवर्स होते देखा है योग में। जो जिन पे मेरे पास रोज़मर्रा के जीवन में जिनका रिजल्ट है योग से, जिन बीमारियों पे, उनमें आता है बैक पेन, थायराइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी, क्योंकि वज़न नियंत्रित होता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी आपका कंट्रोल होने लगता है, शुगर आपका कंट्रोल होने लगता है। तो हम रोज़मर्रा के जीवन में एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमने लगभग सभी बीमारियों को इसमें, क्योंकि नियमित दैनिकचर्या, जीवनचर्या है योग आपका, तो जब आप अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हैं तो ये हमारा नेचर है कि जब आप नियमित जीवन शैली में होते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता ही है। हम अपने कार्यक्रम में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि योग के माध्यम से अलग-अलग बीमारियों पर हम किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं। यदि हम आज के परिवेश में देखें तो किडनी से संबंधित बीमारी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। लोगों को ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, डायलिसिस पर वो जाते हैं और काफ़ी उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो योग किस प्रकार से किडनी के रोगों को नियंत्रण करने में कारगर है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आप अभी मुझसे किडनी से संबंधित पूछ रहे हैं, तो मैं किडनी से संबंधित आपको 1 या 2 आसन, जो पेट और अब जो किडनी की जो लोकेशन होती है वो हल्की सी बैक साइड में होती है, राइट? तो जितने भी हमारे मिडिल बॉडी एरिया पर जो आसन इफेक्ट करते हैं, उन सारे आसनों को, उन सारे आसनों में वक्रासन, मेरु वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ट्विस्टिंग वाले पॉस्चर्स, भारद्वाज आसन, ये सब आते हैं। क्योंकि वाटर इनटेक, जो मैंने अभी आपको बताया कि दैनिक दिनचर्या, उसमें आपका स्वस्थ खान पान सबसे पहले, 70% आहार कहा जाता है योग में और 30% आपका योगाभ्यास। तो 70% जो आहार है उसमें आपका खान पान स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप अपने खान पान पर क्वालिटी, मैं अपनी डेली बेसिस पे सेशन में बोलती हूँ, क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड और टाइमिंग ऑफ फूड, ये तीनों अगर आपके सही हैं तो योगाभ्यास आपके शरीर पे असर करता है। और ये आजकल बोलने लगे हैं कि ये आसन पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए है। ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ बताना चाहूँगी कि कोई भी एक आसन शरीर के किसी एक भाग पर असर नहीं करता है, वह आपके पूरे शरीर पर असर करता है। तो बिल्कुल ये आप किडनी के लिए कीजिए, डाइजेशन के लिए कीजिए, लेकिन क्योंकि योग और आयुर्वेद के अनुसार 90% रोग हमारे पेट और हमारी स्पाइन से होते हैं। आयुर्वेद तो कहता है कि पेट से होते हैं, ठीक है? तो जितने भी पेट पर असर करने वाले आसन हैं, वो सारे आप इन बीमारियों में कर सकते हैं। तो रोज़ाना तकरीबन कितना समय हमें देना होगा उन आसनों को जो हम किडनी से संबंधित बीमारियों को नियंत्रण में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, देखिए, योग जो है, हम जो पूरे 1 घंटे में योगाभ्यास करते हैं उसमें 45 टू 50 मिनट्स, लगभग 35 मिनट्स आसनों का अभ्यास होता है,
5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट ध्यान, इस तरह से लगभग पूरे 1 घंटे का आपका योगाभ्यास का रोज़ का सेशन होता है। आपको क्या लगता है कि आज जैसे कि किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इस पर किस प्रकार से योग असर करता है और कौन-कौन से आसन हम आसानी से कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए? जी, अगर तकलीफ़ में हैं तो उस वजह से पथरी जो आप बोल रहे हैं, अगर उस वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ़ में है, तो पहला कहा जाता है योग में कि यथाशक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उन आसनों को करें। ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ योगाभ्यास नहीं किया जाता है। योग के अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। कभी भी पहले दिन या पहले हफ्ते में सारे आसनों को करने का प्रयास नहीं किया जाता। योग के अभ्यास को, आसनों के अभ्यास को यथाशक्ति अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे आगे बढ़िए इसमें, और पेट पर इफ़ेक्ट करने वाले और स्पाइन पर इफ़ेक्ट डालने वाले जितने भी आसन हैं इसमें, वो सारे आपको हेल्प करेंगे। आपके डाइजेशन में सुधार होगा, फूड के एब्ज़ॉर्प्शन में सुधार होगा, और साथ में आपको तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना होगा। तो इसमें आपको सहायता मिलेगी। सही समय की हमेशा हम बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि योगा को हम किसी भी समय कर सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम सुबह करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि जब आप फ्री हों तब करना चाहिए। तो सही डेफ़िनिशन क्या है योग को करने की? देखिए, सर्वोत्तम समय प्रातः काल। आप सुबह सो के उठते हैं, सर्वोत्तम किसी भी शारीरिक अभ्यास के लिए, मानसिक अभ्यास, योग जो है वो शरीर और मन दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है? योग एक ऐसा अभ्यास है, आप किसी भी एक्टिविटी में ये नहीं सुनेंगे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हम बैलेंस कर रहे हैं। योग का प्रारंभ ही इस बात के साथ किया जाता है कि आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, ठीक है? तो योग करने का, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का सही समय, सर्वोत्तम समय प्रातः काल। आप सोकर उठते हैं, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, आपका पेट खाली रहता है, बहुत सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर आपको सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है प्रातः काल। सुबह आप ओपन एरिया में, अपने घर के गार्डन में, बालकनी में, छत पर आप बैठकर देखिए, जैसा आप प्रातः काल अनुभव करेंगे वैसा आप पूरे दिन में दोबारा कभी अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग व्यस्त होते हैं, दिन भर भाग-दौड़ में लगे होते हैं, सुबह का वक़्त उनके पास होता नहीं है आजकल। हम देख रहे हैं कि नाइट में भी लोग अपने जॉब कर रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में कैसे कर सकते हैं? देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है? तो ऐसे ही लोगों के लिए हम शाम के समय भी सेशन लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ। प्रातः मेरा सुबह होता है ग्रुप सेशन, उन्हीं लोगों के लिए जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, उन्हीं लोगों के लिए एक ग्रुप सेशन शाम को होता है। कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए। हो सकता है वो वैसा योगाभ्यास ना कर पाएँ शाम को जैसा हम लोग सुबह करते हैं, लेकिन उसके सायंकाल के अनुसार हम उनको योगाभ्यास शाम को कराते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम को योगाभ्यास करने का उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर हम उनकी दैनिक दिनचर्या को उस तरह से नियमित करते हैं कि आपको इतने समय पहले खाना खाना है, आपको इतने समय के बाद कुछ नहीं खाना है, तब हम आपको शाम को योगाभ्यास करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिनका ये बोलना तो गलत होगा कि जो नहीं उठ पाते हैं सुबह। देखिए, ये सुबह उठना ना तपस्या है एक तरह की। अगर आप इसको शुरू कर दें, अगर आप रात को आपकी 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद हुई है, तो आप सुबह मुश्किल है, थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन उठ सकते हैं, कर सकते हैं, तो ज़रूर सुबह करना चाहिए। अगर नहीं है, जो आपने कहा नाइट शिफ्ट होती हैं लोगों की, जिनके लिए संभव ही नहीं है, वो शाम को करें, लेकिन योग को अपनाएँ ज़रूर अपने जीवन में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो अपनाने के बाद खुद ही बताएँगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो चलते-चलते एक योग एक्सपर्ट होने के नाते आपका हमारे सुनने वालों के लिए एक संक्षिप्त में संदेश क्या होगा? अनुशासित अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। जीवन में अनुशासन ही योग है। अनुशासन किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का, रात को सोने का, सुबह उठने का, टाइम पे खाने का, टाइम पे पीने का, हर काम अपना दिन का समय पे करने का, ये अनुशासन है। अनुशासन को अपने जीवन में लाइए और स्वास्थ्य प्राप्त कीजिए। आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी और योग का वक़्त भी मुकर्रर कब है ये भी आपने बता दिया। हम समझते हैं कि ये बातचीत हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी और वो इससे लाभान्वित होंगे। बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।